हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट है। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में स्टेट्स ऑफ मैटर को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These states of matter arise due to the variation in the characteristic of particles of matter. बच्चों, कहने का क्या मतलब है, जब भी हम अपने आसपास के मैटर को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जितने भी तरह के ये जो मैटर हैं इनका सभी का स्टेट्स अलग अलग होता है। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जो भी पदार्थ होता है उन सब का शेप, साइज या उनका जो वेरिएशन होता है वो सभी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक हो जाएगा सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter. यानी इनके जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अनुसार हम इनको अलग अलग तीनों कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। Now let us study about the property of these states, 3 states of matter in details. कहने का मतलब कि इनके जो भी कैरेक्टर है उनको हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के अनुसार इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी पढ़ेंगे और समझेंगे जो कि 1.3.1 द सॉलिड स्टेट, यानी सबसे पहले जो स्टेट्स आएगा वह सॉलिड होगा यानी ठोस। हम किस तरह से कह पाएंगे कि कोई भी जो चीज होता है या मैटर होता है वह सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस फॉर्म में है, उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा, लक्षण होगा। एक्टिविटी 1.9 कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक्स। यानी आपको कुछ चीजें जो है इकट्ठा करना है, पेन, बुक, नीडल और जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसे। अब इसको क्या करना है बच्चों, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। यानी उनको ऊपर रख के, अपने कॉपी के ऊपर रख के और उनके ऊपर पेन या पेंसिल से चलाना है। उसके बाद डू ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप? क्या जितने भी ये चीजें थी सबका एक शेप जो है डिफिनिट था, यानी घटता बढ़ता नहीं है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका जो बाउंड्रीज था या जो वॉल्यूम था वो सबका सेम था या अलग अलग था। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड और पुल ड्रॉप? अगर क्या होगा इन चीजों पे हम अगर हथौड़े से मारे या फिर उसको खींचे या गिराएं तो इनके साथ क्या होगा? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? कहने का क्या मतलब है कि इन सब का जो मान लीजिए कि इनको क्या हम तोड़ने में सक्षम हैं, हम इनको तोड़ पा रहे हैं, मरोड़ पा रहे हैं, ऐसा कैपेबल है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगा के दबाने की कोशिश कीजिए, क्या ये चीजें दब रही हैं? आर यू एबल टू कंप्रेस देम? ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, यानी ऊपर में हमने जितने भी एग्जाम्पल लिया ये सब के सब सॉलिड है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम दैट इज हैव अ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब कि हमने ऊपर जो भी एग्जाम्पल लिया उनका सबका अपना अपना एक फिक्स शेप होता है, उनका अपना एक बाउंड्री होता है, यानी जितना मान लीजिए कोई लेंथ है वो उतना ही होता है, उनका कोई वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है और उनको हम कंप्रेस करने की कोशिश करें तो हम कंप्रेस या दबा नहीं सकते हैं। अगर उसको हम बाय फोर्सली दबाना भी चाहें तो वो ब्रेक कर जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside the force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid.
कहने का क्या मतलब है कि इनका जो टेंडेंसी होता है, यानी सॉलिड का जो लक्षण होता है कि उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर बाहरी फोर्स हम लगाते हैं उस पे तो वह इजीली टूट जाएगा। ओके, जब उससे ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं तो वो चेंज क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अपना शेप कभी चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए अभी अगर आपके हाथों में पेन होगा या पेंसिल होगा, या ले लीजिए, उसको बैंड करने की कोशिश कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए, क्या वो दब पा रहा है? नहीं। अगर ज्यादा फोर्स आप लगाते हैं तो क्या होगा कि वह टूट जरूर जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। अब रबर बैंड के साथ क्या होगा, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। इसको खींचने पर क्या होता है, क्या ये अपना शेप जो है वो चेंज करता है? इज इट अ सॉलिड। आप रबर बैंड को खींच कर देखिए, क्या वो अपना जो शेप है वो चेंज नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर वो शेप को चेंज कर रहा है तो क्या इसे हम सॉलिड कह सकते हैं, रबर बैंड को? व्हाट अबाउट अ शुगर एंड अ सॉल्ट। चीनी या नमक के साथ क्या, उनका जो क्रिस्टल होगा, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब जिस तरह के बर्तन में आप चीनी या नमक को आप डाले हैं, मान लीजिए कोई स्फेरिकल में कोई है, सिलिंड्रिकल शेप में है कोई बर्तन है और उसमें आप डाल रहे हैं, या फिर कोई मान लीजिए स्क्वायर में है या रेक्टेंगुलर में है, उसमें डाल रहे हैं, क्या वो उनके जैसा वो अपना शेप नहीं ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। तो क्या ये भी सॉलिड है? ये नमक और जो चीनी है, क्या ये भी सॉलिड है? व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज। जो बच्चों स्पॉन्ज जो होता है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इट इज अ सॉलिड, इट वी आर एबल टू कंपेयर इट एंड व्हाई। इनको तो हम दबाएंगे तो इजीली दब जाएगा, तो क्या ये सॉलिड है या कोई दूसरा चीज है? अगर सॉलिड है तो क्यों है? ऑल द अबव सॉलिड, ऑल द अबव आर सॉलिड एज। हम इनको सभी को, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स को देखा, अलग अलग क्वेश्चंस को देखा बच्चों, ये सभी क्या हैं, हमने 3 क्वेश्चंस को टच किया अभी, तो ये सभी एग्जाम्पल जो है सॉलिड है। इनको हम कैसे कह सकते हैं कि ये सॉलिड है? तो इनके पीछे बच्चों एक कंडीशन होता है, कैरेक्टर होता है। और रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। बच्चों जब हमने रबर बैंड को खींचा तो अपना शेप जरूर चेंज किया, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो अपने जो उनका वास्तविक शेप था, यानी जो हकीकत में उसका शेप था, वो उसी शेप में आ गया। When द फोर्स इज रिमूव्ड, जब हमने उसके ऊपर से फोर्स को हटाया तो क्या हुआ, वो अपने ऊपर जैसे वो पहले था वैसे ही हो गया। लेकिन अब उससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगाते हैं, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। अगर रबर बैंड को ज्यादा खींचे, अपना पूरा बल लगा दें उसमें, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, यानी शुगर और जो सॉल्ट होता है उसका जो क्रिस्टल होगा उसका भी जो शेप होता है, साइज होता है, वो फिक्स होता है। वेदर वी टेक इट इन अ हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, भले उसको आप अपने हाथ में रखें या फिर जार में रखें या प्लेट में रखें, उनका भी जो है वो अपना शेप नहीं चेंज करते हैं बच्चों, कंटेनर के अनुसार अपना जगह ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लिक्विड में आ जाएगा, फिर भी वो कैसा रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, यानी ठोस में ही रहेगा, जब तक कि हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बना लेते हैं। अ स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स। अब स्पॉन्ज के बीच में अगर आप नजदीक से देखें तो आपको छोटे छोटे जो है छेद नजर आएंगे, होल्स नजर आएगा। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें हवा भरी रहती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब उसे हम दबाते हैं, जब हम स्पॉन्ज को दबाते हैं तो हवा क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हम उसे आसानी से दबा पाते हैं। तो आई होप आपको सॉलिड के बारे में समझ में जरूर आया होगा। अब बच्चों हम नए टॉपिक द लिक्विड स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 1.10 पढ़ेंगे और समझेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग। अब इसमें भी आपको अलग अलग चीजों को कलेक्ट करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। ओके। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, आपको अब क्या करना है कि अलग अलग तरह के कंटेनर लेने हैं, पात्र लेने हैं। या तो वो सिलिंड्रिकल हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर भी, जिस तरह का आपको मिलता है वो चीज ले लेना है। अब करना क्या है आपको, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लेबोरेटरी।
अब साइंस लैब में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि ये जो बीकर होता है, अगर किसी में देखिए 50 ml या 100 ml एग्जाम्पल ही तो आपको देखने हैं, ठीक है, एक्टिविटी ही तो करना है। कोई भी मेजरमेंट का आप ले लीजिए, जो भी आपको जार मिलता है या फिर कंटेनर मिलता है। यहाँ तो 50 ml लिखा हुआ है, अगर आपको 100 मिले कोई दिक्कत नहीं, 200 का मिले कोई दिक्कत नहीं, आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। बच्चों इसमें करना क्या है लेने के बाद, What will happen if these liquids are spilled on the floor? अब बच्चों क्या होगा, मान लीजिए कि जिसमें आपने तेल रखा था या फिर दूध रखा था, पानी रखा था, अगर उसमें से आप फ्लोर के ऊपर गिरा देंगे तो क्या होगा। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. मान लीजिए अगर आपने कोई कंटेनर ले रखा है और वो सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है या दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसको अलग अलग कंटेनर में पलट कर देखें। ओके, मान लीजिए इसे छोटा आप ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं तो इसका शेप ले लेगा। अगर आप इस तरह का कोई अगर कंटेनर रहे तो इसमें डाल के देखिए, अगर गोल टाइप का कोई रहे इसमें डाल के देखिए, क्या ये अपना जगह कंटेनर के अनुसार नहीं बना ले रहे हैं। आप करके देखें, समझ में आएगा आपको। ओके, ये इजीली आपको किचन में मिल भी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, यानी अलग अलग शेप में आपने इन सभी को डाल के देखा, क्या सबका वॉल्यूम सेम था या नहीं था। बच्चों इन सब का जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम होगा। वॉल्यूम कहने का मतलब कि आपने पानी या दूध या तेल लिया, अगर 1 लीटर लिया है, भले ही आप रेक्टेंगुलर जार में डालें या फिर सिलिंड्रिकल में डालें या फिर कोई सर्कुलर चीज है उसमें डालें, तो क्या होगा, अपना शेप तो जरूर चेंज करेगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा उसका 1 लीटर तो वो उतना ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं करने वाला है। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या एक दूसरे में जब आप डाल रहे हैं वो आसानी से जा रहा है, फ्लो कर रहा है, बिल्कुल करेगा। We observe that, अब हमने इन एक्टिविटी को करके देखा तो समझ में आया, हमने यह ऑब्जर्व किया, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, यानी लिक्विड का कोई जो शेप है वह फिक्स नहीं होता है। ओके, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है, जो उनका आयतन होता है वह फिक्स होता है, यानी 1 लीटर हमने लिया तो कितना रहेगा, दूध पानी या तेल रहेगा तो 1 लीटर ही। They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid has flow and change shape. तो हम यह कह सकते हैं इसको एक्टिविटी करने के बाद, यानी जो लिक्विड होता है वह अपना शेप जरूर चेंज करता है लेकिन वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है और लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड, यानी यह रिजिड नहीं होता है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड जरूर कह सकते हैं। ओके, यानी हिंदी में कहें तो ये द्रव पदार्थ होगा। Refers to activity 1.4 and 1.5 where we show that solid and liquids can diffuse into liquids. The gaseous form from the atmosphere diffuse the dissolve of water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plant. बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे, यानी एक्टिविटी 1.4 और एक्टिविटी 1.5 को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि जो सॉलिड और लिक्विड था, इनका जो बहाव जो होता है इनका, यानी जो फ्लो होता है वो संभव होता है। ओके, और मान लीजिए जो गैस है वातावरण की, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जरूर मूव करते रहता है, और ये एक दूसरे में, यानी जो गैस है वो लिक्विड में क्या होता है, वो उसमें समावेशित होता है, यानी मिला रहता है। तो ये गैसें जो हैं मुख्य तौर पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुले रहते हैं, और ये दोनों जो हैं बच्चों, ये जो भी एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स होता है उन सब के लिए बहुत ही जरूरी होता है जीवन जीने के लिए। All living creatures need to breathe.
फॉर सर्वाइवल, यानी इस धरती पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सबको सांस लेना बहुत ही जरूरी होता है ताकि वो जी सके। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में जानवर रहते हैं, वो इसलिए जी पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर जो है वह ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, घुला रहता है। थस वी मे कंक्लूड दैट, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ओके, यानी सॉलिड को, लिक्विड को हम गैस में बदल सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है, यानी सभी जो क्रिएचर्स होते हैं अपने जीवन जीने के लिए सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन होता है वह पानी में घुला रहता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेज। बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है, यहां पे इस चीज को आप देखेंगे, यानी मान लीजिए सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो बच्चों सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, अगर मैं यहां आपको ड्रॉ करके बता सकूं, मान लीजिए ये सॉलिड है, यह जो है वो लिक्विड है और ये गैस है। ओके, यहां पे मैं सॉलिड को एस यहां डिनोट करता हूं, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड और जी फॉर गैस। यानी सॉलिड स्टेट्स में जो रहने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक बॉन्डिंग बनाए रखते हैं, जिसके कारण ये आसानी से टूटते नहीं हैं, ना ही हम उनको कंप्रेस कर पाते हैं इजीली। और लिक्विड में बात करें तो ये थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं, जिसके कारण ये फ्लो आसानी से हो जाता है। जब हम एग्जांपल्स ऊपर कर रहे थे दूध के साथ या फिर तेल के साथ या पानी के साथ, तो आसानी से ये फ्लो कर पा रहे थे। लेकिन वही गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो काफी दूरी पे रहता है, जिसके कारण ये आसानी से हवा के साथ भी बहाव इनका इजीली हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, जिसका नाम 1.3.3 द गैसियस स्टेट्स है। ओके, Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of a gas? क्या कभी आपने गुब्बारे वाले को देखा है जो एक ही सिलेंडर से न जाने कितना यानी ढेर सारे गुब्बारे को फुला लेता है? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder? आप उनसे चाहे तो पूछ सकते हैं या पता लगाइए कि उन्होंने एक ही सिलेंडर से कितने बलून को फुलाया। Ask him which gas does he have in a cylinder? उनसे पूछिए कि वह किस तरह के गैस को सिलेंडर में भर के रखा है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.11। Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4। आपको एक सिरिंज लेना है और उसका जो मान लीजिए जो जिधर नोजल होता है उसके साइड आपको एक कैप लगा लेना है, रबर कैप, जिस तरह से आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बार इसका देख लेते हैं। ये जो अंदर की ओर इंसर्ट होता है इसे हम पिस्टन कहेंगे। अंदर में यहाँ गैस फील्ड है और आगे हमने एक रबर कॉर्क लगाकर इसको पैक कर दिया है। ओके, अब क्या कह रहा है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। अब ये जो पिस्टन है इसको आपको पूरी तरह से निकाल लेना है। ओके, बाहर करके इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, लीव वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ चॉक इन थर्ड। बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है,
यानी पहली सिरिंज में हवा को रहने देना है और दूसरे को जो है आप पानी में और तीसरे को चौक के साथ भर दें। ओके, यानी पहले वाले यानी 3 सिरिंज आपको लेना है, समझ में आ गया। एक में क्या होगा, गैस होगा, और दूसरे में आप चाहे तो पानी भर सकते हैं, और तीसरे में चौक भरिए, चौक का यानी पाउडर बनाकर, पाउडर के फॉर्म में। अब इसको क्या कह रहा है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस, यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। अब तीनों में बच्चों क्या कह रहा है कि आप इस पिस्टन को डालिए। अगर ये इंसर्ट होने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आप चाहें तो वैसलिन या फिर थोड़ा तेल का सहारा ले सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथली इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe। अब सब में आप कोशिश कीजिए कि यहां पे थंब के थ्रू आप इसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए। What do you observe? आपने क्या देखा? In which case was the piston easily pulled in? आपने क्या देखा कि तीनों सिरिंज में से किनका जो पिस्टन था वो आसानी से चला गया। What do you infer from your observation? अब इन ऑब्जर्वेशन से आपने क्या समझा? तो बच्चों, जो फर्स्ट सिरिंज था उसको तो बड़ा आसानी से आपने थंब के थ्रू उनको इंसर्ट कर दिया होगा। थोड़ा बहुत आपको फोर्स करना पड़ा होगा लिक्विड के साथ, लेकिन वही जब चॉक पाउडर को आप प्रेस कर रहे होंगे, पिस्टन को प्रेस कर रहे होंगे, तो वो आगे पुश नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि जो चौक होता है उसको आप आसानी से प्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चौक का जो पाउडर हुआ उनका पार्टिकल्स काफी नजदीक में होते हैं, जिसके कारण वह एक दूसरे के साथ दबता नहीं है, कंप्रेस नहीं होता है। We have observed that gases are highly compressible as compared to the solid and liquids। हमने ये ऑब्जर्व करके समझा, यानी सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होता है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। यानी हमारे घरों में जो एलपीजी गैस होता है या फिर हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये जो सप्लाई बच्चों होता है, ये क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस होता है। ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन अ व्हीकल। आजकल तो बच्चों सीएनजी आप जानते ही होंगे कि इनका इस्तेमाल गाड़ियों में फ्यूल के रूप में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो गैस होता है यह कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी इसको आसानी से जो दबाकर कम जगह में ज्यादा गैस को भरा जा सकता है। Large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। देखिए, जो मैंने अभी कहा, ढेर सारे गैस को आप एक ही सिलेंडर में जो है उसके कैपेबिलिटी के अनुसार आप उसको कंप्रेस करके आसानी से भर सकते हैं, और इसको कैरी करना भी काफी आसान हो जाता है। We come to know of what is being cooked in a kitchen without even entering them। हम किचन में गए बिना ही कभी कभी स्मेल करके हम बता पाते हैं कि खाना क्या बन रहा होगा। बाय द स्मेल दैट रीचेस अस नोस्ट्रिल्स। मान लीजिए किसी के यहाँ चिकन बन रहा है या फिश बन रहा है, तो इनके स्मेल से ही हम समझ जाते हैं कि खाना क्या बन रहा होगा, उसके सुगंध से। हाउ डज द स्मेल रीचेस। अब ये जो स्मेल है ये किस तरह हमारे नाकों में पहुंच रहा है। The particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches and even further away। बच्चों, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो गंध से जो होता है, बिना रसोई में गए ही हम बता देते हैं कि खाना क्या पक रहा है। यह जो गंध होता है, जो स्मेल होता है, वो किस तरह हमारे नाकों तक पहुंचता है। यानी खाने की गंध का जो पार्टिकल्स होता है वो हवा में मिल जाता है और रसोई से होते हुए फैलकर हम तक पहुंचता है। यह स्मेल का जो पार्टिकल्स होता है
दूर भी जा सकता है, यानी हवा के थ्रू यह एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही देर में पहुंच जाती है। इसकी वजह क्या है, यानी जो सॉलिड और लिक्विड जो है उससे यह ज्यादा मूवमेंट करता है। बात समझ में आ रहा है आपको? ओके। The smell of hot cooked food reaches us in a second. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid due to high speed of particles and large space between them. Gases show the property of diffusion very fast into other gases. यानी सॉलिड और लिक्विड की अगर कंपेयर करें तो इनसे ज्यादा मूवमेंट गैस के पास होता है, क्योंकि गैस में मैंने पहले ही बताया कि इनका जो पार्टिकल्स जो होता है वो काफी दूरी दूरी पे होता है, यानी बीच में इनका काफी स्पेस होता है, जिसमें ये जो स्मेल है जाके मिल जाता है, अपना जगह ले लेता है और वह आसानी से हमारे नाकों तक पहुंचकर वो हमें सेंस करवाता है कि क्या बन रहा होगा खाना। ओके। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, यानी जो गैस का जो स्पीड होता है मूव करने का, यह काफी ज्यादा इसका रेट हाई होता है, ज्यादा होता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी ये जो है एक दूसरे को मूव करवाते हैं, धक्का देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। द प्रेशर एग्जस्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जस्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके बच्चों, अब बच्चों ये हमने तीनों स्टेट को देखा, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने देखा और समझा। अब हम एक नए टॉपिक को टच करते हैं 1.4, जिसका नाम कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कोई भी जो मैटर होता है वह अपना अवस्था बदल सकता है, अपना स्टेट को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हमने ऊपर के सभी ऑब्जर्वेशन को पढ़ा और समझा, तीनों स्टेट्स को हमने पढ़ा, तो हमने यह एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन पे हमने पहुंचा, जो मैटर होता है वह 3 स्टेट में होता है, हमने यही देखा। ओके, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या दिया है, सॉलिड एज अ आइस, लिक्विड एज अ फैमिलियर वाटर एंड गैस वाज वाटर वेपर। What happens inside the matter during this change of state? क्या होगा बच्चों, यानी जब हम इसके अवस्था बदलने के समय जब पदार्थ के यानी पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, यानी स्टेट्स के जब बदलेगा, यानी पदार्थ का जब अपना वो स्टेट बदलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो पार्टिकल्स के ऊपर होगा वो क्या अंतर आएगा। What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answer to this question, isn't it? Okay. इसको हम एक्टिविटी करके देखते हैं और समझते हैं। 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्टिविटी 1.12, इसमें क्या करना है बच्चों, Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। यानी एक बीकर में आपको 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेना है और जिस तरह के जो फिगर 1.6 में दिखाया गया है, और उसमें फिर करना क्या है, थर्मामीटर को इस तरह से लटका देना है। यानी ये जो बीकर है इसमें हमने आइस को डाला और थर्मामीटर को हमने एक आयरन स्टैंड के थ्रू हमने फिक्स करके इसको यहाँ पे रख दिया है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ फ्लेम। अब बच्चों यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, यहां पे जब हम इसको नीचे से हीट करते हैं, ये जो बीकर था
अगर इमेज क्लियर हो जाए तो मैं बोल पाऊँ। ठीक है, ये जो बीकर में हमने बर्फ को डाला, नीचे से हमने हीट किया। हीट करने के बाद बच्चों क्या होगा, हीट करने के बाद उसको क्या होगा, यानी थोड़ी आंच पर जो बीकर है इसको गर्म करना है। जब बर्फ पिघलने लगे तो उसके जो टेम्परेचर होगा उसको नोट करना है। जब पूरी तरह से बर्फ पानी में बदल जाए तो उसके बाद फिर से टेम्परेचर को नोट करना है। अब आपको क्या देखना है बच्चों, यानी जो भी सॉलिड स्टेट में आइस था वह मेल्ट होकर क्या बना, पानी बना। और उसके बाद उसका क्या टेम्परेचर था ये भी आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद देखिएगा लास्ट में जब पानी बच जाएगा उसके बाद भी फिर आप गर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो होगा वह गैस बन के उड़ना शुरू होगा। समझ में आ रही है बात आपको। अब थर्मामीटर की जो मेजरमेंट होगा उसके ऊपर आपको बराबर नजर रखना है जब तक कि पूरी तरह से जो एवोपरेट ना बन जाए। ओके, जो पानी है वो पूरी तरह से एवोपरेट ना हो, पूरी तरह से भाप ना बन जाए। और ये जो भी कुछ आप कर रहे हैं ये सभी को अपने ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक नोटबुक पे नोट करते रहना है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। यानी सॉलिड स्टेट में जो आइस था उसको जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ, वह लिक्विड स्टेट में बदला। जब पूरी तरह से वो लिक्विड स्टेट को हमने जब गर्म करना शुरू किया तो धीरे धीरे वह वाटर वेपर बन के वो उड़ता चला गया। ठीक है बच्चों, यहां देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with a great speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage reaches when the solid melts and converted to a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point. इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों, जब सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनका स्पीड बढ़ने लगता है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम दे रहे हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी में बढ़ने का कारण जो होता है वो अधिक तेजी से कंपन करने लगता है, यानी वाइब्रेट करने लगता है। उसके बाद फिर क्या लिख रहा है, अ स्टेज रीचेस व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स। अब एक ऐसा स्टेज आता है जब गर्म करने के बाद जो सॉलिड है वह मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वो लिक्विड में बदल जाता है। और क्या कह रहा है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यह सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बच्चों इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। यानी किसी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन बल लगता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K। बच्चों ये K4 क्या है आप इसको समझिए, K4 केल्विन हम कह सकते हैं। ओके, जो कि यह टेम्परेचर का बच्चों एक SI यूनिट होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट्स इज नोन एज फ्यूजन। यानी जब हम उसके स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं, तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, यानी जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम।
लेकिन उसका जो टेम्परेचर होता है वह उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब इसका मतलब जितना भी हमने सॉलिड से जितना देर में लिक्विड में चेंज किया, तो टेम्परेचर तो यहां कहा जा रहा है कि सेम रहता है, लेकिन बाकी का एनर्जी जो है वह कहां गया। समझ पा रहे हैं आप? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। जब आप एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, सॉलिड से उसको लिक्विड में बदल रहे थे, मेल्टिंग कर रहे थे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इट रीचेस। जो टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से बार बार जो चेक कर रहे थे, आपने देखा होगा कि टेम्परेचर उतना का उतना ही रह रहा है टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि पूरा आइस पिघल ना जाए। This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets used up in the changing state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat. ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। The word latent means hidden, यानी latent का जो यहाँ शब्द दिया गया है उसका मतलब छिपा हुआ कह सकते हैं आप, hidden कह सकते हैं। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. So particles in water at 0 degree C4 Celsius, अगर हम इसे यानी ये जो 0 डिग्री जो बेटा होता है इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगर इसको केल्विन में कहें तो 273 के बोल सकते हैं। हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। बच्चों ये कहने का मतलब क्या है कि गलने के जो आप जो प्रयोग कर रहे थे उसके दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है उसके बाद जब तक कि पूरी तरह से बर्फ पिघल न जाती हो, यानी टेम्परेचर नहीं बदलता है। अब बीकर को हीट देने करने के बाद भी ऐसा होता है। अब पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के साथ जो हैं वो अपना स्टेट्स को बदलते हैं। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid state starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its a boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. बच्चों इसको कहने का क्या मतलब है, जब हम पानी में हीट देना शुरू करते हैं तो जो पार्टिकल्स होता है वह तेजी से मूव करना शुरू कर देता है और एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचकर जो भी पार्टिकल्स होता है उसमें जो एट्रैक्शन फोर्स होता है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, इस टेम्परेचर पर जब लिक्विड जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक दबाव होने के कारण वह तापमान जिस पर लिक्विड उबलने लगता है इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड के सभी कणों को इतना यानी इतना उसमें फोर्स मिल जाता है कि जो लिक्विड जो होता है एनर्जी देने के कारण क्या होता है कि वह लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर ई 373 केल्विन
दैट इज जैसे अगर हम कहें तो यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वह क्या होता है बच्चों, तो यह बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मान लीजिए कि ये उसका वो है टेम्परेचर जो पहले हमने मेजर किया था 273, अब उसमें हम क्या करेंगे 100 डिग्री को ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमने किया था मेल्टिंग पॉइंट वो हमने 273.15 केल्विन मेजर किया था, अब इसको हम 100 के साथ प्लस कर देंगे। 100 के साथ ही क्यों करेंगे, क्योंकि 100 डिग्री जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो जाके हमें टोटल मिलेगा 373 केल्विन। ओके, कैन यू डिफाइन द लेटेंट मीन्स हिडन हीट ऑफ वेपराइजेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन particles in steam, that is water vapor at 373 K, that is 100 degree Celsius, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of the evaporation. बच्चों इसका क्या कहने का मतलब है, यानी क्या आप जो इसका evaporation है कि जो यानी जो हिडन टेम्परेचर को परिभाषित कर सकते हैं, यानी इसका क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसे उसी तरह से आप डिफाइन कीजिए जैसे हमने ऊपर जो परिभाषित यानी हमने जो डिफाइन किया था। ओके, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वह उनका जो अट्रैक्शन जो फोर्स था वो काफी दूरी पे होता है। ओके, इसलिए वो जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां देखिए इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। यहां सॉलिड स्टेट है, जब हमने इसको हीट किया तो यह लिक्विड में बदला, और जब लिक्विड को हमने और हीट किया तो वह गैसियस फॉर्म में बदल गया। अब हम चाहें तो इसको फिर से सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं। अब मान लीजिए गैस स्टेट है, इसको जब हम ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो यह लिक्विड में आएगा, और लिक्विड को फिर से कूल करेंगे, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में अगर आप रखते हैं तो ये फिर से आइस क्यूब में बदल जाएगा या फिर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम यह कह सकते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वी हैव लर्न्ड दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी हीट करके हम अभी तक हमने यही पढ़ा कि हीट करके हम उसका जो स्टेट्स है चेंज कर सकते हैं, यानी आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कर सकते हैं। बट there are some that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into a liquid। लेकिन कुछ वैसे भी हैं जो कि सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें लिक्विड में करने की कोई जरूरत नहीं होगा। ओके बच्चों, इसे हम एक एक्टिविटी करके समझेंगे। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। हमें कुछ अमोनियम क्लोराइड लेना है, या फिर आप चाहें तो कपूर भी ले सकते हैं। उसको आप क्या काम करें, उसको क्रश कर दें, उसको पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में बना दें, और इसको आप जो है एक जो चीनी मिट्टी का बर्तन आता है उसमें आप इसको रख दें। पुट एन इन्वर्टेड फ्यूनल ओवर अ चाइना डिश। अब बच्चों इसके ऊपर ये जो आप जानते होंगे ये क्या होता है बच्चों, इसको हम फ्यूनल कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो कीप कहते हैं, जिसे हमारे रसोई में जो इस्तेमाल भी होता है, ये तेल धारने का काम करता है, आपने देखा भी होगा। अब बच्चों इसमें करना क्या है, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फ्यूनल एज शोन इन फिगर 1.7। जैसे कि इस फिगर 1.7 में दिखाया क्या गया है, यानी एक इस ट्रे में जो भी आपने कॉटन रखा था उसके ऊपर आपको काम करना है, एक कीप को करके उल्टा रख देना है, यानी ये जो फ्यूनल है इसको उल्टा करके रखना है।
अब इस फ्यूनल के एक हेड पर आप रुआ लगा दें, यानी इसके ऊपर एक आप रुआ लगा सकते हैं, रुई लगा सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब नीचे से आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको आंच लगाना है, धीरे धीरे इसको गर्म करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, यानी ऊपर के एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आ रहा है। A change of state directly from solid to gas without a changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। तो बच्चों हमें समझ में ये आ रहा है, जो भी हमने ऊपर कहा था अभी, सॉलिड को डायरेक्ट हम गैस के फॉर्म में ला सकते हैं, जो कि हमने ये एक्टिविटी करके देखा। हमने क्या देखा कि एक चाइना डिश में हमने नीचे रुई को रखा और एक फ्यूनल को कीप को हमने उलट के रख दिया और उस ऊपर भी हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया। अब नीचे से हमने क्या किया, हीट देना शुरू किया। अब जैसे जैसे ये कॉटन जलता गया तो ये क्या करेगा, जलने के बाद ऊपर में स्मोक ही तो निकालेगा, यानी धुआं निकालेगा। तो इससे यह साबित होता है कि इससे क्या होगा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल गया। तो इस एप्लीकेशन को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके बच्चों, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। अब डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने वाले एप्लीकेशन को हम डिपोजिशन कहते हैं। शायद बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.4.2, जिसका नाम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है। यानी हम प्रेशर के सहारे भी जो है उसका हम शेप को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आइए नजर डालते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड, यानी हमने पहले ही पढ़ रखा है, देख रखा है, दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी हमने पहले ही देखा अलग अलग मैटर के बारे में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की सभी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वह थोड़े थोड़े दूरों पे रहता है, दूरियों पे रहता है। What will happen when we start putting pressure and a compressed gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the states of matter? यानी किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर या कंप्रेस करने पर क्या होगा? क्या इसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से जो पार्टिकल्स की जो स्टेट्स होंगे वह बदल जाएंगे? आप इस इमेज को देखिए और समझिए कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। 3 इमेज यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें भी पार्टिकल्स है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ऊपर की एक्टिविटी से, ऑब्जर्वेशन से हम इन तीनों का चलिए नाम दे देते हैं। ये जो राइट साइड में है इसको हम सॉलिड का नाम देते हैं, सेंटर वाले को गैस, सॉरी लिक्विड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसको हम गैस का नाम देते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग स्टेट्स हो गया। और बेटा ये जो बीच में पिस्टन है ये एक कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है तीनों फिगर में। ठीक है बच्चों, और इसके तीनों कंटेनर में हमने कुछ चीजें रखी हैं। और अब क्या चीजें रखी गई हैं यहाँ पे नहीं बताया गया है, सिर्फ ये कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाने के लिए दिया गया है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। इसका क्या मतलब है, यानी दाब के बढ़ने और टेम्परेचर घटने से जो गैस होगा वह गैस में बदलेगा। ओके, क्या आपने यहां पे देखिए क्या लिखा है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, जिसे हम CO2 भी कहते हैं? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट्स on a decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. क्या आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना है? इसे हाई प्रेशर में रखा जाता है।
जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का माप मान लीजिए 1 एटम है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक भी कहते हैं, तो जो सॉलिड होगा जिसे हम CO2 कह रहे हैं, ये क्या होगा, आई बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। ओके, thus we can say that pressure and temperature determine the states of substance whether it will be solid, liquid or gas। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर की जो स्टेट्स हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये और टेम्परेचर, सभी जो है ये टेम्परेचर द्वारा तय किया जाता है, यानी उसको हम जो है डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, आपने ऊपर देखा सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। ओके बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।